यस सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर कंपनीज एक्ट 2013। अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा दैट वाज बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके, कंपनी की डेफिनेशन एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में अपन ने डिस्कस करा। अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू योर कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। अब कंपनी के फीचर में अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। पढ़ा था क्या मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। बिजनेस एंड ओनर यानी कंपनी एंड ओनर अलग अलग पर्सन है। बिजनेस के काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? बिजनेस की खुद की रहेगी, अनटिल अनलेस कुछ गलत काम नहीं किया जाता। सो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ये हो जाता है एक आर्टिफिशियल पर्दा जो प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? मेंबर्स को अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के एक्ट्स के लिए कंपनी खुद जिम्मेदार मानी जाएगी, उसके डायरेक्टर्स उसके शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। रीजन बीइंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो अगर हर चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना पड़ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट स्टैब्लिश करा, जिसको अपन ने और प्रोटेक्शन दिया थ्रू कॉर्पोरेट व्हील। दैट इज कंपनी, बीच में एक आर्टिफिशियल पर्दा, एंड उसके पीछे कौन हो गए? शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स। सो सेफगार्ड करना शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर को इस कॉर्पोरेट व्हील। अब काफी टाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब आप इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देते हैं, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एंड डिसरिगार्ड करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को। एंड जो लोग एक्चुअल में गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। क्योंकि फीचर्स के अंदर आपने एक फीचर तो पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी का एज सच कोई दिमाग नहीं है कि वो फ्रॉड कर सके। तो जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो आपको कॉर्पोरेट व्हील के बारे में बताया गया है, रेफर्स टू अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड it becomes separate legal entity distinct from the people who own or manage it. This concept shields the shareholders from being personally liable for the company's debt and obligation. The protection is known as corporate will. यानी इस चीज यानी ऐसा एक आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करा जा रहा है ताकि शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे डायरेक्टली। ऑल्दो अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करा है, वो गलत है, उसके लिए तो शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर? नाउ however in certain cases the court may lift or pierce the corporate wheel to hold the shareholders or directors personally liable, especially when the company is used for fraudulent or dishonest purpose. क्योंकि फ्रॉड के लिए इंटेंशन टू डिसीव अपन ने पढ़ा है ना। इंटेंशन टू डिसीव का बेसिक मतलब आपका इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को धोखा देने का। तो अगर फ्रॉड किया जा रहा है तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका दिमाग है नहीं तो वो कर नहीं सकती, तो जो करने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। तो उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ। अब कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आया कहां से? द केस इज सैलमन वर्सेस सैलमन। एक बार केस की हाइलाइट्स को डिस्कस करते हैं फिर इसको समझते हैं। मिस्टर एरन सैलमन वाज अ लेदर बूट मैन्युफैक्चरर, यानी ये लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। He formed a company called Salomon and Company Limited with himself, his wife and 5 children as shareholders to meet the legal requirement of 7 shareholders. तो आपने कंपनी फॉर्मेट में जाने के लिए टेक्निकली सारे के सारे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक कंपनी को स्टैब्लिश करा। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू अ कंपनी, यानी उसका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसने किसको बेच दिया? जो कंपनी बनाई उसी इंसान ने। अब सेल किया है तो आपको कंसिडरेशन भी मिलेगी, बिजनेस बेचा है तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो पैसा किस तरीके से आपने रिसीव करा? फॉर 39,000 pounds and received 10,000 in debentures, that is secured loan, 20,000 in shares and rest in cash. So debentures हो गए, debentures यानी secured creditors हो गया। When the company later became insolvent, the creditors wanted Mr. Salomon to be personally liable. इशू हुआ, was Salomon personally liable for the company's debt? Was the company just a sham or an agent of Mr. Salomon? यानी सिर्फ आपने कंपनी बनाई थी,
लोगों को धोखा देने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए, और बाद में आपको अल्टीमेटली कंपनी बंदी करनी थी। उधारी ज्यादा बढ़ गई थी, आपने बिजनेस बेचा, कंपनी फॉर्मेट में गए, अब कंपनी और हम तो सेपरेट पर्सन है। तो लोगों का ऐसा कहना था आपने लोगों के साथ धोखा किया। जजमेंट, द कंपनी वॉज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम मिस्टर सैलमन. The Salomon was not personally liable for the company's debt. The company was validly incorporated and had complied with the law. Principle established the company once incorporated is a separate, distinct from its shareholder, even if one person holds a majority of shares or controls the business. यानी लिटरली अगर आप देखो तो वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे ही शेयर होल्डर्स थे, तो कंट्रोल तो एक ही के पास है, बट उसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी, सारी चीजें ढंग से करी, एंड कहीं पे भी ये मेंशन्ड नहीं है या रीजन जस्टिफाइड नहीं है कि उसके पर्सनल एक्ट्स की वजह से कंपनी बंद हुई। कंपनी बंद होने के पीछे कुछ सारे कारण हो सकते हैं जो कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं। जनरल मार्केट फॉल हो गया, या जैसे अभी अपन देख रहे हैं जब सडनली यूएस ने टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगा दिए थे इंडिया पे, उस वजह से मार्केट डाउन हो गया, तो काफ़ी कंपनीज बंद हो गई। अब एक्चुअल इशू क्या आया, जब कंपनी बंद होने गई, कंपनी के एसेट्स बेचे गए, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया गया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आए कि सब घूम फिर के इन्हीं का ही है, पैसे लगाए भी इन्होंने, वापस पुराने में ट्रांसफर भी इन्होंने किए, अब बंद हो रहा है तो पहले भी पैसे इनको चाहिए, तो हमारे साथ धोखा हुआ। बट एज पर द एक्ट जो प्रोविजंस बनाए गए हैं लिक्विडेशन के टाइम पे, जिस तरीके से एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है, तो उन्हीं को पहले पैसा मिलेगा, अनसिक्योर्ड को बाद में पैसा दिया जाएगा। सो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट स्टैब्लिश हुआ। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, यानी कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है, यानी कब कब डिसरिगार्ड किया जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, एंड जो लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सबसे पहली सिचुएशन मींस डिसरिगार्डिंग कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड टू एक्चुअल रियलिटीज। Corporate wheel can be lifted in the following cases. सबसे पहला, if the affairs of the company are under the control of enemy country company and can be held as enemy company, यानी बेसिकली एलियन एनिमी या एलियन फ्रेंड डिटरमाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी स्टैब्लिश्ड है किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस में कोई कंपनी स्टैब्लिश है जो इंडिया में फंक्शन कर रही है, बट उसके डायरेक्टर्स एक्चुअली पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, जो अभी के लिए हो सकता है अपने एलियन एनिमी हो। सो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर कि आपकी जो कंपनी फंक्शन कर रही है वो आपकी फ्रेंड है या एनिमी है, उसके लिए आप सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाओगे, जो लोग एक्चुअली उसको चला रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि कंपनी एनिमी है या फ्रेंड है। क्लियर? अगर एनिमी होगी तो ट्रेडिंग विद एनिमी इज नॉट अलाउड। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर एक डिस्क्वालिफिकेशन है एलियन एनिमी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, ये हो गया रेफरेंस डालमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी। इसमें आपको केस लॉ खूब सारे मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो अपने आगे एक्सप्लेन किए हुए, बाकी सिर्फ आप नाम याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट टैक्स। अब आपने क्या करा, आपने शेल कंपनीज का कंसेप्ट या नाम सुना है? क्या होती है शेल कंपनीज? एग्जैक्टली, शेल कंपनीज का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी कंपनीज जो बनाई गई है ऐसी कंट्रीज के अंदर जो टैक्स हेवन कंट्रीज है। अब आपने क्या करा, आपकी कंपनी का बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है जिस वजह से आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ रहा है, आपको लगा इतना टैक्स गवर्नमेंट को देके क्या फायदा, तो आपने क्या करी, शेल कंपनी स्टैब्लिश करी, एक ऐसी कंपनी जिसको आपने स्टैब्लिश करा जिसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपसे डीलिंग का काम है, जिसको आपने बनाया किस लिए, ताकि आप अपने प्रॉफिट्स वहां ट्रांसफर करें एंड आपके ऊपर इनकम टैक्स ना लगे या कॉर्पोरेट टैक्स ना लगे। एंड अल्टीमेटली स्लोली ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रूट्स के थ्रू आप वो सारा का सारा पैसा वापस अपनी कंपनी के अंदर या अपने पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ले आए। सो अगर ऐसी कोई कंपनी बनाई गई है जिसका पर्पस सिर्फ ये है टैक्स चोरी करने का, तो उसके केस में जो लोग उसके पीछे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। क्लियर?
To protect the revenue for the government, the authorities can lift the corporate wheel and where the corporate entity is used to evade or circumvent tax, यानी tax की चोरी. Third, to avoid legal obligation, के अंदर आ जाता है if the sole purpose of the company is to reduce the amount to be paid by bonus to workmen. अब आपने इसमें क्या किया, कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में जाता है, कुछ डिविडेंड के फॉर्म में जाता है एंड कुछ गवर्नमेंट को आप टैक्स के फॉर्म में देते हो. अब अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आप बोनस भी देते हो, किसको, शेयर होल्डर्स को भी देते हो और वर्कर्स को भी देते हो. अब आपकी कंपनी अच्छे से चल रही थी कुछ सालों से, आप इतने साल से बोनस दे रहे थे, सडनली आपको लगा कि यार बोनस देके क्या फायदा, तो आपने क्या करा, जो आपके पास प्रॉफिट बच रहा था वो आपने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया. सेम वे पिछले वाले में आप गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसमें आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो, वर्कर्स को. अल्टीमेटली आपने किया कि आपने प्रॉफिट को एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जिसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपसे पैसा लेते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे के थ्रू सारा का सारा आपके पास वापस पैसा आ जाता है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, आपकी चीजों पे आपका ही कंट्रोल है, किसी और में आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. तो अगर ऐसा भी कुछ है तो भी गवर्नमेंट सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड कर सकती है. नेक्स्ट, फॉर फॉर्मिंग सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट, इसका केस लॉ इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है. If company A forms a subsidiary company B for carrying out the functions, there exists no difference between the two companies as both perform the same function. In such case, the court may pierce the corporate wheel and penalize the entity. Subsidiary का मतलब क्या होता है, अभी अपन पढ़ के आए थे पिछले लेक्चर के अंदर. सब्सिडरी के अंदर आपका मेजॉरिटी कंट्रोल है दूसरी कंपनी के अंदर. सो अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पर जो केस दे रखा है, दैट इज मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, पढ़ते हैं फिर इसका कंसेप्ट समझते हैं. अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर इट व्हीकल्स बट इट कुड नॉट डू सो if it made the application in its own name. It therefore formed a subsidiary company and the application for licenses was made in the name of subsidiary. The vehicles were to be transferred to the subsidiary held. The parent and subsidiary company are one commercial unit and application of license was rejected. आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंस में लेते हैं, आपने कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया, गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल गया, आपने टाइम पे उसको सप्लाई नहीं करा, तो आप क्या हो जाओगे, ब्लैकलिस्ट, यानी आप गवर्नमेंट कहेगी इस आदमी के साथ काम नहीं करना. अब वापस गवर्नमेंट टेंडर आया, आपने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, उसके थ्रू टेंडर ले लिया एंड आप काम करने की कोशिश कर रहे हो. सो लेटर ऑन डिस्कवर करने के लिए कि एक्चुअल सही है या नहीं है, उसके लिए आप कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हो. अगेन सबका कारण ये चेक करना कि मालिक कौन है. कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ तो आप क्या चेक कर रहे हो कि एक्चुअल पर्सन कौन है जो ये काम कर रहा है. तो यहां पर सेम चीज हुई, आपको लाइसेंस लेना था अपने व्हीकल के लिए, आपको लाइसेंस मिल नहीं रहा था, आपने एक सब्सिडरी बनाई, उसके थ्रू लाइसेंस लेने की कोशिश करी एंड आगे अपना काम बढ़ाने की कोशिश करी. सो उसके केस में आपका लाइसेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी के केस में कंट्रोल किसके पास रहता है, होल्डिंग के पास. क्लियर. लास्ट, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट वेयर द कंपनी एस्टैब्लिश्ड is used for illegal or fraudulent. इलीगल अपन को पता है दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में मना किया हुआ है कोई भी काम करने के लिए, उसके लिए अगर आप कंपनी बना रहे हो वो काम करने के लिए तो वो इलीगल कंपनी होगी. एंड लास्ट आ जाता है जिसके अंदर एक और आपको जो चीज बताई गई दैट इज फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी आपने कंपनी बनाई, आपका इंटेंशन क्या है, किसी को धोखा देने का, तो वो केस में एक्चुअल पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा. क्लियर. तो ये होता है अभी के लिए अपना आज का लेक्चर कंप्लीट, जिसके अंदर अपन ने दो चीजें बेसिकली डिस्कस करी. एक है अपना कॉर्पोरेट व्हील और दूसरा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट कौन से केस से स्टैब्लिश हुआ, सैलमन वर्सेस सैलमन. एंड कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है, वो 5 सिचुएशंस अपन को बताई गई. क्लियर.